हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल कॉमर्स क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पुनर्मूल्यांकन खाता। ठीक है, आज हम लोग कौन से खाता के बारे में पढ़ने वाले हैं? पुनर्मूल्यांकन खाता के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो पुनर्मूल्यांकन खाता होता क्या है। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहे हैं, जब साझेदारी फर्म में परिवर्तन होता है। क्या होता है जी? परिवर्तन। मतलब जब साझेदारी फर्म में किसी भी प्रकार का बदलाव होता है, ठीक है, तब फर्म की संपत्ति एवं दायित्वों के मूल्यांकन करना आवश्यक हो जाता है। मतलब हमारे साझेदारी फर्म में किसी भी प्रकार के यदि परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, तो हमारी जो फर्म की संपत्तियां होती है और जो दायित्व होते हैं, ठीक है, दायित्व होता है, उन दोनों का फिर से मूल्यांकन करना, मतलब फिर से हिसाब किताब करना क्या हो जाता है? आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो जब भी हम संपत्तियों एवं दायित्वों का फिर से मूल्यांकन करते हैं, फिर से हिसाब किताब करते हैं, तो उसको कौन सा खाता बोला जाता है? पुनर्मूल्यांकन खाता बोला जाता है। ठीक है, मतलब जब भी वह साझेदारी फर्म में यदि किसी भी प्रकार का बदलाव होगा, तब हमको अपने संपत्ति और दायित्वों का फिर से आकलन करना पड़ेगा, फिर से मूल्यांकन करना पड़ेगा। तो उसी को कौन सा खाता बोला जाता है? पुनर्मूल्यांकन खाता बोला जाता है। ठीक है, तो देखो परिवर्तन की दशा हो क्या सकती है, मतलब बदलाव होगा तब तो पुनर्मूल्यांकन खाता बनेगा। लेकिन वो बदलाव होता क्या है, वो बदलाव किस प्रकार का बदलाव होगा, तब हम क्या बनाएंगे? पुनर्मूल्यांकन खाता बनाएंगे। ठीक है, तो देखो परिवर्तन का साइन निम्न दशाओं से है। मतलब कौन कौन सी स्थिति में परिवर्तन हो सकता है, कैसी कैसी स्थिति उत्पन्न होगी, तो हमको क्या बनाना है? पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना है। ठीक है, तो देखो पहला क्या बोल रहे हैं, जब विद्यमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है, तब साझेदारों का पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। मतलब व्यापार में जो साझेदार हैं, जितने भी विद्यमान साझेदार हैं, जैसे कि 2 साझेदार हैं या फिर 3 साझेदार हैं, ठीक है, तो उनके जो लाभ हानि बांटने का जो अनुपात है, उसमें क्या हो जाता है? परिवर्तन। जैसे पहले सभी साझेदार समान अनुपात में क्या करते थे? लाभ हानि को बांटते थे। अब उन्होंने क्या किया? निर्णय लिया कि अब हम समान अनुपात में नहीं बांटेंगे, बल्कि अब पहला साझेदार दो अनुपात में अपना हिस्सा लेगा, दूसरा साझेदार 3 में और तीसरा साझेदार 4 अनुपात में क्या लेंगे? लाभ हानि का विभाजन करेंगे। तो उनके लाभ हानि अनुपात में क्या हो रहा है? परिवर्तन। तो जब भी आपके लाभ हानि अनुपात में यदि परिवर्तन होता है, तो पहले कौन सा खाता बनाया जाता है? पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। ठीक है, और सेकेंड दशा क्या, मतलब दूसरा दशा क्या है? और जब नए साझेदार फर्म में प्रवेश लेता है, तब साझेदारों का पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। मतलब जब हमारे व्यापार में जैसे कोई साझेदारी फर्म है, उसमें जब कोई नया साझेदार क्या लेता है? व्यापार में प्रवेश लेता है, तब भी हमको अपनी संपत्ति और दायित्वों का क्या करना पड़ता है? पुनर्मूल्यांकन करना पड़ता है। मतलब फिर से क्या करना पड़ता है? हिसाब किताब करना पड़ता है। ठीक है, अब तीसरा दशा क्या है? जब विद्यमान साझेदारों में से कोई साझेदार व्यापार से अवकाश ग्रहण करता है या फिर किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, तब साझेदारों का पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। मतलब कोई भी साझेदार जो व्यापार में साझेदार के रूप में था, ठीक है, विद्यमान साझेदार मतलब जो पहले से ही साझेदार है, उसमें के यदि कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है, मतलब जीवित है लेकिन व्यापार को हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? अवकाश ग्रहण करना बोलेंगे। ठीक है, तो यदि कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है, तब भी क्या करना पड़ता है हमको? जो हमारा संपत्ति और दायित्व रहता है, उसका पुनर्मूल्यांकन करना पड़ता है। और यदि कोई साझेदार की मृत्यु हो जाती है, हमेशा के लिए मर जाता है, तो उसका भी तो उस स्थिति में भी क्या बनाना पड़ता है हमको? पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना पड़ता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, पुनर्मूल्यांकन खाता कब बनाया जाता है? जब व्यापार में किसी भी प्रकार मतलब बदलाव होता है, तब क्या होता है? पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। तो बदलाव कैसी होगी? जब कोई लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होगा, तब दूसरा कोई नया साझेदार व्यापार में प्रवेश लेगा, तब पुनर्मूल्यांकन खाता बनेगा। तीसरा परिस्थिति क्या होगा? जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करेगा या फिर कोई साझेदार की मृत्यु हो जाएगी, तब क्या बनाया जाएगा? पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, पुनर्मूल्यांकन हेतु जनरल प्रविष्टियाँ। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे जी? पुनर्मूल्यांकन के लिए किस प्रकार जनरल प्रविष्टि करना है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो पुनर्मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित जनरल प्रविष्टियाँ की जाती है। मतलब जब पुनर्मूल्यांकन होगा और आपको जनरल प्रविष्टि करने के लिए बोला जाएगा, तो उसका जनरल प्रविष्टि किस प्रकार होगा? ठीक है, तो देखो संपत्ति का मूल्य बढ़ाने पर, तो पहला क्या है? संपत्ति का मूल्य बढ़ाने पर यदि आप पुनर्मूल्यांकन करते हो और आपके संपत्ति के मूल्य में
क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है जी, वृद्धि हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, ठीक है। तो आपका जनरल प्रविष्टि क्या होगा, संपत्ति खाता विकलन पुनर्मूल्यांकन खाता से। क्या होगा, संपत्ति के मूल्य में जब वृद्धि होगा तो संपत्ति खाता क्या होगा, विकलन, और पुनर्मूल्यांकन खाता से संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हुआ, ठीक है। अब सेकंड क्या है, संपत्ति का मूल्य घटाने पर, मतलब संपत्ति का मूल्य कम हो गया है, ठीक है। यदि संपत्ति का मूल्य कम हो जाता है तो आपका जनरल प्रविष्टि क्या होगा, पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन हो जाएगा और संपत्ति खाता से क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा, ठीक है। हमेशा याद रखना, यदि संपत्ति का मूल्य बढ़ता है तो संपत्ति खाता विकलन होगा पुनर्मूल्यांकन खाता से, और यदि कम होता है तो पुनर्मूल्यांकन खाता क्या हो जाएगा, विकलन हो जाएगा, और संपत्ति खाता से क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नरेशन क्या लिखेंगे, संपत्ति के मूल्य में कमी हुआ, ठीक है। अब तीसरा जनरल प्रविष्टि देखो, दायित्व में कमी आने पर, मतलब आपके जो दायित्व है उसके मूल्य में क्या आता है, कमी आता है, तब कौन सा जनरल प्रविष्टि होगा, दायित्व खाता विकलन होगा पुनर्मूल्यांकन खाता से। हमेशा याद रखना, दायित्व में यदि कमी होती है तो दायित्व खाता क्या होगा, विकलन होगा और पुनर्मूल्यांकन खाता से, ठीक है। चौथा क्या है, दायित्व में वृद्धि होने पर, मतलब आपके दायित्व में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तब कौन सा एंट्री होगा, पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन दायित्व खाता से, ठीक है। दायित्व के मूल्य में वृद्धि हुआ, ठीक है। ये जस्ट अपोजिट होता है, कम होता है तो दायित्व खाता विकलन होगा, और यदि ज़्यादा होता है दायित्व खाता क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा, ठीक है। अब पांचवा लेखा देखो, क्या बोल रहा है, पुनर्मूल्यांकन से लाभ होने पर, मतलब आप संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन करते हो, हिसाब किताब करते हो, और उससे आपको क्या होता है, लाभ होता है। तो लाभ होगा तब जनरल प्रविष्टि क्या होगा, पुनर्मूल्यांकन खाता क्या हो जाएगा, विकलन हो जाएगा, और पुराने साझेदारों के पूंजी खाता से, ठीक है। तो लाभ को साझेदारों के पूंजी खाता में हस्तांतरित किया गया, मतलब जो पुनर्मूल्यांकन खाता से लाभ होगा उसको कहाँ हस्तांतरित किया जाएगा, साझेदारों के पूंजी खाता में हस्तांतरित किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया लाभ का एंट्री। अब देखते हैं हानि का एंट्री क्या होगा, ठीक है। अब लास्ट लेखा देखिए, अब ये छठवां लेखा देखिए, पुनर्मूल्यांकन से हानि होने पर, यदि आप अपनी संपत्ति और दायित्व का क्या करते हो, पुनर्मूल्यांकन करते हो, ठीक है। तो पुनर्मूल्यांकन से आपको क्या होता है, हानि होता है, तो उसका जनरल प्रविष्टि क्या होगा, पुराने साझेदारों का पूंजी खाता विकलन हो जाएगा और पुनर्मूल्यांकन खाता से, ठीक है। हानि को साझेदारों के पूंजी खाता में हस्तांतरित किया गया, मतलब तो लाभ हो चाहे हानि हो, उसको कौन से खाते में हस्तांतरित किया जाएगा, साझेदारों के पूंजी खाता में, ठीक है। तो ये हो गया आपका पुनर्मूल्यांकन खाता से संबंधित जनरल प्रविष्टि, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पुनर्मूल्यांकन खाता का प्रारूप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो पसंद में आया, टॉपिक समझ में आया, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।